तो आज हमें यही सेशन आगे कंटिन्यू करना है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम अभी तक स्टार्टिंग हमने इसका बैकड्रॉप देखा है, और बैकड्रॉप देखने के बाद हमने यहाँ तक करीब डिस्कस किया था कि ये अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसफीज क्या थी, जो कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट, ये सब अलग अलग पॉलिटिकल विचारधारा। फिर हमने एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखा था ये लेफ्ट विंग फिलोसफी एंड राइट विंग फिलोसफी के बीच में। और अब यहाँ से शुरू करते हैं ये टॉपिक जो कि शुरू होता है 1905 रेवोल्यूशन, जिसके चलते, इस रेवोल्यूशन के चलते पहली बार रशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, यानी कि राजा तो है लेकिन एक संविधान है कि राजा अपनी पूरी ताकत से कुछ भी अपने मन मर्जी से नहीं कर पाएंगे, उनके कुछ लिमिटेशन है, कुछ जिम्मेदारियां हैं और कुछ पावर्स पब्लिक के सेंस में है। यहां से हम ये चैप्टर देखना शुरू करते हैं। जितने भी लोग ऑनलाइन है, क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? विजुअल्स क्लियर है? अब यहाँ पे हमने देखा था कि रशिया के सेंस में हमने बैकड्रॉप देखा था कि रशिया बेसिकली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रहा है हमेशा से। तो यहाँ तक आते आते अगर हम देखेंगे 1900s की शुरुआत हो रही है, तो 1900s की शुरुआत में यहाँ पे अब इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनने शुरू हो गए थे और सिटी लाइफ बननी शुरू हुई थी और अर्बन पॉवर्टी दिखाई दे रही थी और समाज में इनइक्वालिटी नजर आ रही थी। तो इन सब बैकड्रॉप के चलते ये जो इंडस्ट्रियल क्लास है, इस इंडस्ट्रियल क्लास ने अपनी आवाजें उठाना शुरू किया कि उनको बेहतर तनख्वाहें मिले, थोड़ा बेटर वर्किंग कंडीशंस हो, और यहीं पे राइज होता है लिबरल लोगों का, ये लिबरल फिलॉसफी। और इन सब के बारे में तो हम देख ही चुके हैं कि किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाह रहे थे कि भले ही राजा का राज हो या फिर पूरी तरीके से रिपब्लिक हो, लेकिन एक संविधान होना चाहिए, ऑटोक्रेसी का एंड हो, यानी कि बेटर होगा कि राजशाही का ही इन ओवर एंड हो जाए तो और अच्छा है। एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो समाज का रूलिंग वर्ग है उसको आमतौर पे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, जो राजशाही से जुड़ा होता है, राजशाही वाले परिवारों से, उस पूरे ग्रुप से। ठीक है, तो डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, इन सब लोग चीजों का एक विजन था इन लिबरल लोगों के पास। और टुगेदर विद सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, ये अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग विचारधाराओं के सेंस में। तो सोशल डेमोक्रेट्स, ये डेमोक्रेट्स जो हमने रेडिकल्स एंड डेमोक्रेट्स देखे थे, वो उनकी पार्टी है। और ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, ये रशिया के गांव देहात वाले इलाकों की पार्टी है। तो इन लोगों के साथ काम करके इन्होंने 1905 में डिमांड करना शुरू किया एक कॉन्स्टिट्यूशन का, और अलग अलग इलाकों के नेशनलिस्ट लोग इनकी मदद कर रहे थे। सबको अपने अपने सेंस में ये चाहिए था, एक बेसिक संविधान के सेंस में। और यहाँ 1904, ये जो साल था 1904, ये काफी बुरा था रशियन पेजेंट, ये वर्कर्स के लिए। यहाँ पे पैदावार थोड़ी सी कम हुई थी, जिसकी वजह से कीमतें थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी, और रियल वेजेस जो थी डिक्लाइन हो गए 20% का। तो इन सब के चलते 1905 में सारे वर्कर्स गैदर हुए विंटर पैलेस के पास। विंटर पैलेस जहां पे राजशाही, ये जार लोग रहा करते थे, और ये डिसकंटेंटमेंट की आवाजें थी कि खुश नहीं है लोगों से। और प्रोटेस्ट, जो ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं, ये रूलिंग गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को वीकन करते हैं कि ये सही से राज नहीं हो रहा, और ये बहुत बड़ा एक सबकॉन्शियसली एक मैसेज जाता है पब्लिक को। और फादर गेपॉन ये लीड कर रहे थे। इनका कोई ये मकसद नहीं था कि हमें राजशाही को हटाना है या समथिंग, बस ये थोड़े बेटर चीजों के लिए अपनी आवाज उठा रहे थे। इसके बाद यहाँ पे राजा ने फायरिंग शुरू कर दी, और ऑब्वियसली ये होता ही है कि या फिर लाठी चार्ज किया जाता है प्रोटेस्ट को हटाने के लिए, और अगर लाठी चार्ज से काम नहीं बनता है तो प्रॉपर यहाँ फायरिंग कर दी गई। तो 300 से ज्यादा लोग मारे गए, और ये एक दिखाने का तरीका था पब्लिक को कि आपकी जगह क्या है, आपकी हैसियत क्या है, हमारे सर पे नहीं चढ़ के नाचना है आपको, हम गोलियां भी चला सकते हैं, आपको तितर बितर कर सकते हैं। एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था ये। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लडी संडे, 1905 रेवोल्यूशन। और जब ये ब्लडी संडे का जो इवेंट हुआ, तो इसने पूरे रशियन समाज को हिला के रख दिया, और इसके खिलाफ अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। और जब प्रोटेस्ट होना शुरू हुए तो राज्य ने भी वायलेंस का इस्तेमाल किया, स्टेट वायलेंस, कि जगह जगह लाठी चार्ज कर देना, और लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लोग कोई रैली नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वैसे ये तो बात थी कि यहां तक आते आते इस पॉइंट तक वैसे देखा जाए तो राजशाही में तो राजा के खिलाफ बोलना ही राजद्रोह होता है,
तो अलग अलग पार्टीज का जो सिस्टम है ये भी इलीगल था। तो जितनी भी पार्टीज थी, जैसे हमने देखा सोशल डेमोक्रेट, सोशलिस्ट, रेवोल्यूशनरीज, ये सब के सब इलीगली काम करते थे, तो छिप छिपा के काम करते थे। तो खैर काम तो सही करते हैं। अब यूनाइट कर रहे हैं सब लोगों को एक तरीके से कि हमें एक संविधान चाहिए और ये सब, तो काम तो उस सेंस में कर ही रहे हैं अपना। तो खैर स्ट्राइक होना शुरू होती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, स्टूडेंट बॉडीज, और चाहे लॉयर्स हों, चाहे जितने डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, जितने भी अलग अलग तरह के लोग थे, सब अपना अपना काम छोड़ के इन प्रोटेस्ट में शामिल हुए। और जगह जगह ये यूनियंस बन रहे थे, यूनियन ऑफ यूनियंस, कि स्टूडेंट्स यूनियन है, वर्कर्स यूनियन है, ये यूनियंस आपस में अब मर्ज हो रही है। मर्ज क्या हो रही है, मतलब एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, और सब लोग डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि एक असेंबली चुनी जाए जो कि संविधान बनाए। और एक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था जार निकोलस का, और इसके चलते जार निकोलस ने, अब क्योंकि बहुत ज्यादा बदनामी ना हो जाए और आगे आने वाले जो लोग हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बगावती ही निकले, तो इस सेंस में थोड़ा सा नाराजगी को कम करने की जरूरत है। तो इस वजह से ये इस चीज के लिए मान गए कि हम एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाएंगे, चुनाव होगा, लोग जिनको चुनेंगे उन चुने हुए लोगों की एक पार्लियामेंट होगी जिसका नाम दिया जाएगा डूमा। और यहां तक आते आते बहुत सारे ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री यूनियंस ये भी थे। तो इस टाइम का ही इस्तेमाल करके जितने भी लिबरल लोग थे, ये अपना डिसेंट, अपने डिसेंट की आवाजें, अपना ये सब चीजें कर रहे थे, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बैंक्वे क्या ये कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और हर जगह से बस एक ही बात ही बार बार बोली जाती थी कि रशिया इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ जार निकोलस, कि रशिया इनका जार खानदान की कोई जागीर नहीं है। अलग अलग वर्कर प्रोटेस्ट हो रहे थे, और इन सब अलग अलग प्रोटेस्ट के चलते ये सब जार ने माना ही था कि डूमा हम बनाएंगे। और डूमा में एक कम से कम लिबरल लोग कम से कम इस बात से खुश हो गए थे कि चलो सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ। लेकिन जो रेडिकल लोग थे, रेडिकल लोग इस चीज से कन्विंस नहीं थे। उनका ये मानना था रेडिकल लोगों का कि ये जो डूमा बनाया जा रहा है, इस डूमा से कोई भी कोई खास फायदा नहीं होगा, ना ही ये गरीब वर्ग को होगा, ना वर्कर के लिए कोई खास ऐसा बेनिफिट नहीं होगा। ये बस एक आई वॉश है, कि बस ये दिखावटी सा एक स्टेप ले लिया गया है, और थोड़े टाइम में डूमा की बातें भी ऐसी तितर बितर कर दी जाएंगी। खैर इसके बाद ये इस टाइम तक आते हैं सारे कमिटीज, यूनियन सब अनऑफिशियली, इलीगली काम कर रहे थे, छुपते छुपाते। अब एक बेसिक लेवल पे इस तरीके से डूमा चुना जाता है, और 75 दिन नहीं होते डूमा को काम करते कि जार जो है ये फर्स्ट डूमा को डिसॉल्व कर देते हैं, और कहते हैं कि दोबारा से चुनाव होगा सेकेंड डूमा का। ये पहले चुनाव में ढंग के लोग नहीं थे, और जब सेकेंड डूमा का चुनाव होता है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ज्यादातर लोग चुने जाते हैं कि जो ओल्ड मोनार्की रूल था वही वाले लोग ज्यादा चुने जाते हैं, कि अगली डूमा में ये राजशाही वर्ग के लोग ज्यादा हैं कि जो राजा का समर्थन करते हैं किसी भी चीज में। तो जार ने डूमा को भर दिया था इन कंजर्वेटिव्स से, जिससे कि डूमा से दूर रखा जा सके लिबरल लोगों को और रेवोल्यूशनरीज को, क्योंकि ये अगर चुनी हुई पार्लियामेंट में आ जाएंगे तो सही में ये अपनी आवाजें इनकी बढ़ती जाएंगी, और ये ख्याल और बढ़ेंगे, और ये और बगावत बढ़ेगी, और ज्यादा ये चीज रेडिकल मेजर्स की ओर जाएगा। तो 1905 जैसे ही डूमा का अनाउंसमेंट हुआ तो सब रेवोल्यूशन एक तरीके से डाउन पड़ने लग गया, क्योंकि अब ये होने लगा चलो ठीक, हम जिस चीज की मांग कर रहे थे वो चीज अब होने लगी है, कुछ बदलाव हुआ है, और लेट्स सी क्या पता बदलाव ये जो हुआ है उसका कुछ बेनिफिट हो एक्सेट्रा। और पब्लिक एंथुसियाज्म धीमे धीमे से कम हो गया। और ये तो होता है, जितने भी पब्लिक मूवमेंट्स होते हैं इनकी एक उम्र होती है, ऐसा नहीं होता कि पब्लिक मूवमेंट सालों साल चल जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी का, आम आदमी का एक सेक्रीफाइस की लिमिट होती है कि वो कितनी देर तक अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रोटेस्ट में आए। तो खैर ये ब्लडी संडे ये हो गया, और डूमा बना, और डूमा एक तरीके से वो भी हाईजैक हो गया। यहां से राइज होता है लेनिन एंड हिज कैंप। तो एक तरफ तो 1905 तक की कहानी हमने ये देखी, साथ ही साथ अब ये लेनिन के बारे में देखते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये सब इलीगल थे, तो इस वजह से छुपा के ही और इलीगल वे में पॉलिटिकल पार्टीज बनाए जाते थे। तो पहली एक जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी, ये थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, RSDWP। 1898 में बनाई गई थी बाय सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट समाजवादी लोग हैं। और
इन्होंने अपने अपने ये न्यूज़पेपर निकालने शुरू किए, वर्कर्स को मोबिलाइज करना शुरू किया, एक जागरूकता फैलाना शुरू किया कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करना, ये सब इन्होंने शुरू किया, RSDWP। इसके बाद ये 1898 की बात है, और यहीं के आसपास ऐसे बहुत सारे रशिया में कल्चर हुआ करता था कि जितने अलग अलग लोग हैं गांव देहातों के इलाकों में, वो एट टाइम्स ऐसा करते थे कि सब अपनी जमीनें मतलब मिला लेते थे कि सब के सब अब की बार एक कॉमन पूरी की पूरी जमीन में खेती करी जाएगी, सब लोग मिल के पूरे इलाके में खेती करेंगे, जितनी भी चीजें आएंगी उसको आपस में बांट लेंगे। तो यही है तो एक्चुअली सोशलिज्म है, सब लोग मिलके काम करें, जो भी आउटपुट है उसको अपने हिसाब से बांट लें। तो कई सारे सोशलिस्ट लोग कहा करते थे कि रशिया जो है वो नेचुरली सोशलिस्ट इलाका है रशिया, क्योंकि ये जो सोशलिज्म वाली फीलिंग है समाज में ऐसे रहने वाली बाय डिफॉल्ट इनमें है। तो इसके बाद गांव देहातों के इलाकों में बनी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको SRs कहते हैं। ये गांव देहातों की पार्टी थी और इनका मेन मकसद ये था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि जो जमीन नोबल्स के पास है, राजशाही वर्ग के पास जो इतनी सारी जमीन है, उनसे जमीन लेके दे दी जाए पेजेंट्स को, जो छोटे किसान हैं। अब यहाँ पे इस पार्टी में ही सारे जितने भी सब लोग हैं, आज ये थोड़े शहरों की पार्टी है, वर्कर्स पार्टी है, और शहरों के सेंस में अब यहाँ पे लेनिन और भी बहुत सारे अलग अलग नेता आते हैं इस पार्टी में और अपने अपने विचार रखते हैं। तो जो राइज ऑफ हिटलर था सर, ये रशियन रेवोल्यूशन पार्ट था। राइज ऑफ हिटलर, अच्छा हाँ, बाद ही रशियन रेवोल्यूशन होता है वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही चल रहा है उसी दौरान 1919 के आसपास, और राइज ऑफ हिटलर इसके बाद 1920s और 30s में जाके फिर पूरी तरीके से कंट्रोल। तो खैर लेनिन का यहाँ पे राइज होता है, सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं कि कैसा समाज होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेनिन का ये मानना है कि हमें आर्म्ड रेवोल्यूशन चाहिए, कि ये जो छोटे मोटे चेंजेस हैं कि आप एक संविधान ले आइए, आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इनका ये मानना था कि हमें पूरी तरीके से तख्ता पलट करना पड़ेगा, तभी हम अपने जो हमें कुछ करना है वो हम कर पाएंगे, और पूरी तरीके से राजशाही वर्ग को खत्म करना पड़ेगा, और ये ऐसे यूं तो हो नहीं जाएगा, हमें हथियार लेके लड़ना पड़ेगा, इनका ये मानना था। तो लेनिन फेवर करते थे डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है वर्किंग क्लास, जो है जो मजदूर वर्ग, इंडस्ट्रीज में काम करने वाला। तो अब इनकी पार्टी होनी चाहिए, मजदूर वर्ग का राज होना चाहिए, कि जो कानून बने मजदूरों के सेंस में बने, गरीब लोगों के सेंस में। और एक और चीज, क्योंकि गरीब लोग इतने जानकार नहीं होते हैं कि कैसा कानून बनना चाहिए, कैसा समाज होना चाहिए, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो इस वजह से डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, कि मतलब कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, जो जानते हैं समाज कैसा होना चाहिए, कैसे कानून कैसे चलना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लोग लीड करें सारे प्रोलेटेरिएट को। तो इनका नारा बार बार ये था, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, और कंट्रोल्ड बाय एन एलीट ग्रुप, कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ चुने हुए लोग। और ये चुने हुए लोग कौन होंगे, कोई और तो होगा नहीं, ये लेनिन और इनके ग्रुप ही होगा। लेनिन का ये मानना था कि रेवोल्यूशन जो है कैन नॉट बी ब्रॉट बाय पेजेंट्स, क्योंकि आमतौर पे जैसे कार्ल मार्क्स कहा करते थे, कार्ल मार्क्स ये कहते थे समाज कैसे होगा कि जैसे पहले खेती किसानी वाले वर्ग से एक शहरी एक सोसाइटी की तरफ हम आएंगे, यहाँ पे वर्कर्स का राइज होगा, यहाँ के बाद फिर सोशलिस्ट समाज की तरफ हम बढ़ेंगे, फिर एक कम्युनिस्ट समाज आएगा कि सब लोग मिलके सारे प्रोड्यूस करें और आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट कर लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे ये रशिया के साथ केस क्या था, रशिया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, और पहले तो उसे एग्जैक्टली इतना इंडस्ट्रियल हो कि इतने वर्कर्स हो कि एक इंडस्ट्रियल क्लास इतना ज्यादा बन पाए, फिर एक सोशलिज्म की तरफ हम जाए, फिर कम्युनिज्म। रशिया पहले एग्रीकल्चर है, लेनिन का ये मानना था कि हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी को सीधा का सीधा हम कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरफ लेके जाएंगे। तो इनका ये कहना था कि ये जो पेजेंट्स हैं, पेजेंट्स इतनी बड़ी संख्या में नहीं है और इतने मतलब यूनाइटेड इस तरीके से नहीं है कि ये कोई ऐसा रेवोल्यूशन ले आए, क्योंकि कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, मतलब ये किसानों के सेंस में भी ये बात कही जा रही है एक्चुअली, कि ये जो किसान है, किसान इतने वो नहीं, मैंने वर्कर्स बोल दिया, गलती कर दिया, पेजेंट्स हैं। तो इनका ये कहना था कि ये
किसान ही है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, और एग्रीकल्चरल वाले लोग, किसान लोग ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं ला पाएंगे, लाना हम ही को पड़ेगा। तो लेनिन ने फ्रेम किए पार्टी मेंबरशिप के रूल्स, और इस सोसाइटी जो इस तरीके से काम करेगी, पार्टी कैसे काम करेगी, तो ये लेनिन काफी डिक्टेटोरियल थोड़े नजर आ रहे थे। तो इस वजह से जितने भी और बड़े नेता हैं इस पार्टी के, सब के सब थोड़े थोड़े से कट रहे थे लेनिन से, क्योंकि काम करने का तरीका, जब कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो ऑब्वियसली काम करने के तरीके में डिफरेंसेस आते हैं बहुत सारे। तो अब यहां पे एक तरफ लेनिन थे, ये हैं दूसरे एक बड़े नेता, माल्टोव इनका नाम था। तो अब यहाँ पे वोटिंग कराई जाती है कि जो पार्टी किस डायरेक्शन में बढ़े। तो खैर इनका ये इस बीच डिफरेंसेस हुए, तो यहाँ पे पार्टी में ये हुआ कि चलो ठीक देख लेते हैं कि किस पे ज्यादा लोग समर्थन करते हैं। वोटिंग होती है और लेनिन का जो कैंप था, लेनिन का ग्रुप, इसको मिली मेजॉरिटी। तो आरएसडीएलपी इस ग्रुप के लोग, और एक्चुअली वैसे देखा जाए तो पूरी पार्टी ने वोट नहीं किया था, कुछ कुछ खास लोगों ने वोट किया था, और ये लोग लेनिन की तरफ ज्यादा ये थे, ज्यादा थोड़ा सा लेनिन को प्रेफर करते थे। तो लेनिन ग्रुप जो था, इनको नाम दे दिया गया बोल्शेविकी, जिसको रशियन में जिसका मतलब होता है मेजॉरिटी पार्टी। और इस वजह से पार्टी में एक स्प्लिट आया। और जो दूसरा धड़ा था जो माल्टोव की लीडरशिप में था, इनका नाम दे दिया गया मेंशेविक्स, यानी कि माइनॉरिटी पार्टी। तो यहाँ पे आप लेनिन को देख रहे हैं, और इधर है लेनिन के साथ लेनिन की टीम के एक और काफी कह लीजिए कि एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो कि हैं स्टालिन। आगे के टाइम में स्टालिन ही लीड करते हैं रशिया को। तो खैर बोल्शेविक्स ने वर्कर यूनियंस बनाए, क्लास कॉन्शियसनेस फैलाना शुरू किया कि किस तरीके से ये जो पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम है ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, कि सबकी मेहनत होती है लेकिन फायदा कुछ लोग को मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोल्शेविक्स ने यहाँ पे एक मतलब एक गलत अंदाजा ले लिया। इन्हें ये लगा कि समाज में अच्छा खासा क्लास कॉन्शियसनेस आ चुका है, तो हम सीधा अब ऑटोक्रेसी के खिलाफ सीधा हम लड़ाई कर सकते हैं। तो इन्होंने ये भी सोचा था कि आर्मी जो है, आर्मी हमारा साथ देगी, और ये जो बगावत है, बगावत काफी आगे तक जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितने भी इनके वर्कर्स थे वो इल ट्रेन्ड थे, कोई इनको हथियार चलाने नहीं आते थे, कोई इन्होंने वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था इन्हें, ना ही इनके पार्टी मेंबर्स को। और सामने थी रशिया की सेना, तो ये इतना ज्यादा टिक नहीं पाए रशिया की सेना के आगे। और रशिया की सेना से भी जो उम्मीद थी कि सेना हमारा साथ देगी, सेना ने इनका साथ नहीं दिया। तो खैर मॉस्को अपराइजिंग्स इनको नाम दिया गया। मॉस्को अपराइजिंग्स एक हफ्ते के अंदर क्रश कर दिए गए। और जितने इनको ऐसा क्यों लगा कि सेना इनका साथ देगी? काफी कॉन्शियसनेस फैला चुके थे, तो इनको बस ये दांव खेला था, एक अपराइजिंग एक चाहिए थी, एक दांव खेला था। क्योंकि एक चीज है, जो ब्लडी संडे जो इवेंट हुआ था, ब्लडी संडे इवेंट तक आते आते काफी नाराजगी हो चुकी थी ये राजशाही वर्ग के खिलाफ। तो इन्हें लगा क्या पता ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जार गवर्नमेंट जो थी इन बोल्शेविक्स को अरेस्ट करने लगी, और जितने भी ये बोल्शेविक लीडर्स है सब के सब ये रशिया से निकल के सब जगह छोड़ छोड़ के भागने लग गए। तो कुछ स्विट्जरलैंड भागे, कुछ जर्मनी भागे, कुछ यूएसए भागे, और सबको पता था कि ये हमारे यहाँ ये बोल्शेविक लीडर्स हैं सब, और इनकी क्या विचारधारा है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तो जैसे ये तो स्विट्जरलैंड भागे थे, और इनके एक राइट हैंड जो थे ट्रॉट्स्की, वो भागे थे यूएसए। और इसी तरीके से सब लोग अलग अलग जगह भागे थे। और जब एग्जाइल में थे ये, तो एग्जाइल में ये हमेशा इस बारे में बात करते थे कि कैसे इस लड़ाई को आगे ले जाया जाए, और ये कम्युनिस्ट फिलॉसफी को कैसे हम और आगे दुनिया में फैलाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेनिन काफी इंस्पायर्ड थे पेरिस कम्यून्स से। पेरिस में से जब बगावतें हुई हैं तो उन्होंने राजशाही वर्ग से लड़ लिया है काफी सारे इलाके, एक कम्युनिस्ट कुछ इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि कैसा समाज बनेगा, कोशिशें करी हैं पेरिस कम्यून्स की। इस तरीके से सब लोग आए मिलके, अपना ही ये पूरे इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद ही बन गए और काम चलाने लगे। खैर लेनिन ये बिलीव करते थे कि ओल्ड ऑर्डर को पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा, ये जो बिजनेस स्टेट है इसको अप्रोप्रिएट करने के बजाय, इसमें चेंज करने के बजाय पूरी तरीके से अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये जो रशियन रेडिकल्स हैं ये सही टाइम का इंतजार कर रहे थे कि कब हम स्ट्राइक करें, और ये सही टाइम आ जाता है। शुरुआत यहां से अब हम बढ़ते हैं रशियन रेवोल्यूशन की तरफ। और रशियन रेवोल्यूशन शुरू कहां से होता है? सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है।
वर्ल्ड वॉर वन की जब शुरुआत होती है तो इस वर्ल्ड वॉर वन में रशिया पार्ट लेता है। और रशिया कैसे पार्ट लेता है? रशिया के राजा पार्ट लेते हैं। तो रशिया ऑब्वियसली राजा का प्रजा है, तो बाय डिफॉल्ट आ गई रशिया की आर्मी और सब लोग, और लड़ाई होती है, काफी नुकसान होता है रशिया को। और इस वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इतने खाने पीने की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं और इतने ज्यादा लोग अपनी जान दे देते हैं और इतना लॉस हो जाता है रशिया को कि बहुत ज्यादा पब्लिक सेंटिमेंट अगेंस्ट हो जाता है राजा का, कि ये राजा है जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ती जा रही है और हमारा इतना बुरा हाल हो रहा है, तो हमें ये युद्ध भी नहीं चाहिए, ये राजा भी नहीं चाहिए। हाँ, और 10 साल भी क्या, ये 1917 में जाके रेवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो ये तो है पब्लिक का जो बड़े मूवमेंट्स होते हैं, बड़े मूवमेंट्स टाइम लेते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी एक बड़ा मूवमेंट हुआ और फिर से अगले 1-2 साल में, क्योंकि आप बहुत जल्दी ऐसे मूवमेंट्स होंगे तो लोग भी इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और पब्लिक को टाइम लगता है फिर से इकट्ठा होने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप कभी भी इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसे गैप्स आएंगे, लंबे लंबे गैप्स आएंगे। और हिंदुस्तान के इतिहास में भी अगर आप देखें तो आजादी की लड़ाई वहां से शुरू हुई थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अरे मॉडर्न टाइम्स अगर आप देखें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर करीब 10 साल का गैप आया सिविल डिसोबीडियंस, फिर करीब 10 साल का गैप आया क्विट इंडिया। तो खैर यहाँ पे आते हैं, वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत होती है। वर्ल्ड वॉर वन एक यूरोपियन वॉर थी जहां पे यूरोप के 2 अलायंसेस काम कर रहे थे, वॉर डिक्लेयर्ड बाय ऑल, ये सब अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जिस तरीके से लिखा गया। और यहाँ पे 2 ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक तरफ जर्मनी है, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, इटली, और इन तीनों को ये लगता था कि हम भी यूरोप की एक बड़ी ताकत है, तो हमें भी ये जो साम्राज्य है, जो एक ग्लोबल एम्पायर है, उसमें हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए, ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तो जैसे जर्मनी को ये अफ्रीका, स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका में भी मैं बता चुका हूं कि जर्मनी को बहुत कम इलाके मिले थे और इन सबको बहुत कम इलाके मिले थे, तो लड़ाई इस बारे में थी। तो ये तीनों एक टीम में होगा और ये लड़ाई कर रहे थे। इधर जर्मनी को जैसे चाहिए था कि हम बड़े हैं, हमारा ये इलाका बढ़े, तो इधर के इलाके में इधर बेल्जियम, फ्रांस ये पढ़ रहे हैं कि इन्हें ये वाला इलाका यहां से चाहिए था, इधर रशिया का इलाका चाहिए था कि जर्मनी एक्सपैंड हो दोनों तरफ। और जब दोनों तरफ एक्सपैंड हो तो इनकी लड़ाई एक तरफ तो फ्रांस और यूके से पड़ रही थी, दूसरी तरफ रशिया से पड़ रही थी। और वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ये 2 और इटली, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन था, इसी कॉम्बिनेशन का साथ दिया था ऑटोमान साम्राज्य। इधर ये इतने पूरे इलाके में ये था ऑटोमान साम्राज्य उस पर्टिकुलर टाइम के आसपास, वरना ऑटोमान साम्राज्य की ये बाउंड्रीज आगे और भी ऑब्वियसली साम्राज्य बड़े छोटे होते रहते हैं। तो ऑटोमान साम्राज्य ने क्यों इनका साथ दिया था, अगर इस सेंस में देखें तो ब्रिटेन और ये जितने भी इधर यूरोपियन कंट्रीज हैं, सब के सब यहां पे इनको स्वीज कैनाल जरूर चाहिए था, क्योंकि ये पूरा अफ्रीका से गोल घूम के जाते थे इंडिया में। अगर बीच में से स्वीज कैनाल का एरिया इनको मिल जाए तो इस बहुत बड़ी जर्नी बहुत छोटी हो जाएगी, इनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा, तो इन्हें स्वीज कैनाल जरूर चाहिए था। स्वीज कैनाल के मिल क्यों नहीं वो ऑटोमान साम्राज्य के पास था ना, वो लोग दे नहीं देते। आप उनके साम्राज्य से जाओगे बार बार, पहली चीज उनका परमिशन चाहिए, वो जितना पैसा मांगे आपको देना पड़ेगा, किराए के सेंस में या रेंट के जो भी किसी सेंस में। और अगर नहीं जाने देंगे तो क्या करोगे, लड़ाई करोगे सीधा, एक और कोई ऑप्शन नहीं बचा। ठीक है, तो ये इस सेंस में, और यहाँ पे इनको अलग अलग बेस बना रहे थे ये ब्रिटिशर्स। तो ऑटोमान साम्राज्य नीचे से, और यहीं पे फिर आगे के तौर पे जब अपना साम्राज्य बढ़ाते रहे, तो ऑटोमान साम्राज्य को डर लग रहा था कि घुसते चले आ रहे हैं हमारे टेरिटरीज में। ठीक है, तो इस सेंस में ये वर्ल्ड वॉर वन। और अगर वर्ल्ड वॉर वन में देखें तो ये 4 राजशाही थी जो लड़ाई कर रहे थे, और ये आपस में तो ये सब कजन्स थे। एक तरफ अगर देखें तो जर्मन जो राजा थे काइजर विलेम, इंग्लैंड के राजा उस टाइम जॉर्ज 5 एंड रशिया के राजा जार निकोलस सेकंड, ये तीनों आपस में कजन्स थे। जिंदगी में पहले भी फैमिली फंक्शंस में मुलाकातें इनकी हो चुकी हैं। तो खैर 1914 में ये लड़ाई शुरू हुई 2 यूरोपियन अलायंसेस के बीच में, और हर देश का अपना अपना एक ये कॉलोनीज भी थी। अगर यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं तो ये ब्रिटेन की कॉलोनीज, ये जितनी है सब ब्रिटेन की कॉलोनीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को
ब्रिटेन ने ये इलाका जीत लिया था एंड ब्रिटेन ने ये इलाका ये जीत रखा था और घुसते चले आ रहे थे यहाँ कुवैत और ये सब इलाका ले लिया था। इसके चलते ऑटोमान साम्राज्य को डर था। और क्यों ऑटोमान से इनको पहले यूं गोल घूम के आना पड़ता था, पहले यहाँ पे अफ्रीका में रुकते थे फिर हिंदुस्तान आते थे, और अगर इनको सीधा यहीं से एंट्री मिल जाए स्वीज कैनाल से तो बहुत जल्दी हिंदुस्तान पहुंच जाए। तो इनको ये इलाका जो है, ये जो मेन इलाका है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इलाका फ्यूल बचता है, टाइम बचता है, बहुत कौन इतना लंबा हो गया है, ठीक है। ये इलाका इनको चाहिए ही चाहिए था और ये इलाका इनको आज भी चाहिए। और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो यही इलाका है, यहीं पे इजराइल बसा हुआ है और अमेरिका का पूरा वो है कि ये एक डोमिनेशन बनी रहे इधर पूरे इलाके में, ठीक है। तो ये जियो पॉलिटिक्स है। तो खैर इधर फ्रांस के ये सब इलाके रहे, ये ब्रिटेन के इलाके रहे, ये सब ब्रिटेन के इलाके, तो सब इलाके आपस में लड़ रहे हैं। तो जो कॉलोनीज, ये ब्रिटेन की लड़ाई होगी तो ये जो आर्मी आएगी, इस आर्मी में अफ्रीकन भी होंगे, इंडियंस भी होंगे, सब लोग होंगे, ठीक है। तो ये सब चला लड़ाई और यहाँ पे जर्मनी इनके जहाज डुबो रहा था, तो ये सब खैर लड़ाई चल रही थी। जर्मनी रशियन जहाज डुबो रहा था। जर्मनी रशियन जहाज डुबो रहा था ब्रिटेन के। तो खैर ब्रिटेन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल में पड़ रहा था, जिसके चलते ब्रिटेन को सब लोगों का साथ चाहिए था। तो ब्रिटेन ने यहाँ पे क्या किया, ये है ब्रिटेन के ये एक मिनिस्टर आर्थर बाल्फोर, इन्होंने ये क्लेम किया इस तरीके से कि एक तरफ इन्होंने ब्रिटेन के ये आर्थर बाल्फोर ने कहा कि ये जो इलाका है यहाँ पे हम इजराइल बना देंगे। तो जो जायनिस्ट लोग हैं, हाँ, तो यहाँ पे इजराइल बना देंगे, तो हमें जायनिस्ट लोगों से समर्थन मिल गया। इसके बाद इधर ये जो ऑटोमान साम्राज्य था, इस बड़े ऑटोमान साम्राज्य के खिलाफ हमेशा लड़ रहे थे इधर रहने वाले जो अरब्स हैं। तो इन्होंने अरब से एक वादा कर दिया कि ये जो पूरा एक बड़ा सा इलाका, ये अरब स्टेट हम आपको बना देंगे, जिसके बदले में आप हमारी मदद करो इन ऑटोमान से लड़ने में। तो इन्होंने एक ही जमीन दो जगह दो अलग अलग लोगों को बेच दी, और क्योंकि युद्ध चल रहा था तो इन्हें सबका साथ चाहिए था। तो यहां पे हुआ बैलफोर डिक्लेरेशन, और मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि ये बैलफोर डिक्लेरेशन जो था ये एक्चुअली किसी देश के लिए नहीं लिखा गया था, किसी देश के किसी बड़े आदमी के लिए, ये लिखा गया था लॉर्ड रॉथशील्ड के लिए। और ये लॉर्ड रॉथशील्ड अगर देखें तो ये ब्रिटेन के जितने भी जूइश कम्युनिटीज हैं उनके हेड रहे हैं, और बहुत बड़े बिजनेसमैन, जितने यूरोप के सबसे बड़े बैंकिंग फैमिलीज में से कि इनका एक लड़का कभी इस देश का पूरा बैंकिंग हेड है, एक लड़का किसी दूसरे देश का बैंकिंग हेड है, बैंकिंग सिस्टम्स के कह लीजिए राजा थे। तो कितनी पावर रही होगी इनकी कि इनको एक चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनको एक चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि हम यहाँ पे आपको एक ये जो है कि पैलेस्टीन वाले इलाके में हम एक इजराइल बनाएंगे, और जिसके चलते हमें आप समर्थन दीजिए। और ये मान जाते हैं चलो ठीक है, और इसी के चलते फिर समर्थन के चलते ये भी है आगे के टाइम में यूएसए ने भी ज्वाइन किया, और ये जायनिस्ट फेडरेशन जो थी इसमें यूएसए का बहुत ज्यादा एक लिंकअप था कि अगर आप जायनिस्ट फेडरेशन को अपनी तरफ ले आए तो यूएसए जरूर आपकी तरफ आएगा, और ये हुआ भी आगे। तो बहाना चाहिए था यूएसए को वॉर में घुसने का, और एक बहाना मिल गया, एक जहाज डुबा दिया जर्मनी ने। जर्मनी को क्या पता कि किसके जहाज आ रहे हैं, क्योंकि यूएसए यहां से जब लड़ाई यूरोप में चल रही है तो यूएसए चाहे कोयले से लेके हथियार से लेके खाना पीना सब का सब भेज रहा था अमेरिका। तो जितने जहाज यहां से आ रहे थे जर्मनी इनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था कहीं ना कहीं। तो कई जहाजों पर अटैक किया, ऐसे एक जहाज पर अटैक हुआ, तो ये अमेरिका का पैसेंजर जहाज था, जिसके चलते अमेरिका ने इस चीज को कहा कि अब हम पे अटैक हुआ, अमेरिका भी वॉर में आ गया। खैर ये सब वर्ल्ड वॉर 1 की बातें हैं। वर्ल्ड वॉर 1 बहुत सारे रीजन से, पहले चैप्टर देखते हैं। ये सब डिस्कशन वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ था और ये सब हम कर चुके हैं वैसे, नाजिज्म और इधर उधर फ्रेंच रेवोल्यूशन भी डिस्कस करते हुए।
खैर इस चैप्टर पे पहले स्टिक करते हैं। तो अब वर्ल्ड वॉर 1 जब होना शुरू हुआ तो रशिया के पास दो ऑप्शन है कि दो टीमें हैं और आप किसके साथ लड़ना चाह रहे हैं। तो एक टीम में ब्रिटेन है और दूसरे टीम में जर्मनी एंड जापान है। तो इन्होंने चूज किया रशिया ने कि हम जर्मनी के खिलाफ लड़ना है, और क्योंकि जर्मनी रशिया पे भी अटैक कर रहा है, जर्मनी के खिलाफ लड़ना है, तो ऑब्वियसली ब्रिटेन का साथ एक तरीके से इन्होंने दिया। तो रशिया में वॉर इनिशियली पॉपुलर थी और सारे लोग समर्थन कर रहे थे जार निकोलस का कि हाँ ये वॉर हमें लड़नी है जर्मनी के खिलाफ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंटी जर्मन सेंटिमेंट काफी हाई थे उस टाइम पे, और इस चीज को देखा जा सकता है कि सेंट पीटर्सबर्ग, इसको नाम दे दिया गया था पेट्रोग्राड, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग थोड़ा जर्मन जैसा लगता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर 1 पहली ऐसी लड़ाई थी जहां पे मॉडर्न, थोड़े से मॉडर्न हो गए थे जो वेपन्स हैं, टैंक्स, गन्स, मशीन गन्स, एरोप्लेन्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा था। तो काफी डिवास्टेशन हुआ, इतने बड़े लेवल पे डिवास्टेशन कभी नहीं हुआ। इन 4 सालों में स्टेट ने पूरी तरीके से सारे एस्पेक्ट्स, जितने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ, सारे एस्पेक्ट्स स्टेट ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि आप क्या बनेगा देश में और क्या बनेगा सबका सब। सारी कंपनी, जो कंपनी अगर मान लीजिए कुछ जूते भी बनाती है तो वॉर वाले जूते बनाएंगे कि जो सैनिक पहनेंगे। तो हर चीज को वॉर की तरफ डायरेक्ट कर दिया गया। तो पब्लिक गुड्स जो है वो बनने बहुत कम हो गए। तो नई नई चीजें कि आप खाना भी आर्मी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तो खाना पब्लिक के लिए कम पड़ रहा है, कई सारी चीजें बहुत महंगी हो गई, तो वो चीजें नहीं खा सकते। तो सरकार ऐड कर रही है कि आप नाश्ते में ये करिए, ऐसा ये खाइए, ये इसकी जगह आप ये खा सकते हैं। तो हर एस्पेक्ट को वॉर के सेंस में डाइवर्ट किया गया। तो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल कर रहे थे सिविलियन अफेयर्स, ये सब जगहों पे, और स्टेट हर तरीके का सारे रिसोर्सेज का यूज कर रहा था फॉर वॉर टाइम इकोनॉमी। इसे वॉर टाइम इकोनॉमी कहते हैं इस चीज को। और रशिया के सेंस में देखा जाए तो वॉर और ज्यादा थोड़ा सा ग्रूलिंग थी, क्योंकि ये 2 फ्रंट वॉर थी। एक तरफ जर्मनी से लड़ाई थी, एक तरफ ऑटोमान साम्राज्य से। रशिया की? हाँ, जर्मनी और क्योंकि जर्मनी और ऑटोमान एक टीम में है कि ये इलाके कभी रशिया ले ले, ये वाले इलाके कभी ऑटोमान ले ले, और ये लड़ाई हमेशा चलेगी। मान लीजिए कभी ऑटोमान की सेनाओं ने ये वाला इलाका ले लिया तो रशिया हमेशा याद रखेगा ये इलाका उन्होंने ले लिया था 30 साल पहले। तो जब इन्हें मौका मिलेगा ये लड़ाई करेंगे कि ये इलाका हमें दोबारा जीतना है। तो ऐसे के सेंस में लड़ाइयां तो कभी रुकती नहीं है। तो इधर ऑटोमान से लड़ाई चल रही लगी, इधर जर्मनी से, तो 2 फ्रंट वॉर हो गया रशिया के। तो खैर यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है, और यहाँ ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दो अलग अलग सेंसेस में दो अलग अलग टाइप की लड़ाई हुई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जर्मनी की सेनाएं पहले तो बेल्जियम क्रॉस करते हुए यहाँ आ गई अफ्रीका कह रहा हूँ, फ्रांस तक, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये टनल्स बन गए, टनल्स कह रहा हूँ, ट्रेंचेस बन गए। ठीक है, तो ऐसे ट्रेंचेस बन गए जिसमें अब ट्रेंच बन गए, सारे सैनिक यही हैं और गोलीबारी चल रही है। तो जो दूसरी सेना है वो आगे नहीं आ पाएगी, तो दूसरी सेना ने भी अपने अपने ऐसे ट्रेंच बना दिए। तो एक तरीके से खूंटा गाड़ के बैठ गए कि ना ये आगे बढ़ पा रहा है ना ये आगे बढ़ पा रहा है। बस यही चीज है कि अगर हम उठ गए तो ये आगे बढ़ जाएंगे, तो हम उठ नहीं सकते, और ये अगर उठ के चले गए तो ये आगे बढ़ जाएंगे। तो इस सेंस में यहां से लेके यहां तक आते आते कह लीजिए कि पूरा ट्रेंच वॉरफेयर एक तरीके से होने लगता। और दूसरी तरफ अगर ईस्टर्न बॉर्डर्स में देखें तो वहां तो सीधा सीधा लड़ाई पूरी तरीके से चल रही थी और काफी कैजुअलिटीज आ रही थी इसमें। और यहाँ पे ही वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही इस तरीके से पॉइजनस गैसेस और भी कई सारी चीजों का यूज हो रहा था। और यहीं पे बहुत मतलब आपको यहीं खाना भी है, यहीं आपको सब चीजें भी करनी है, और इसके अलावा कोई मर गया वो भी वहीं पड़ा हुआ है, बहुत गंदगी है, चूहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत वाली लाइफ। लेकिन सालों साल तक न जाने कितने सैनिक ये लाइफ जिए। ठीक है, तो रशियन आर्मी काफी इल इक्विप्ड थी, इनके पास मॉडर्न वॉरफेयर नहीं थे, और इस वजह से रशियन आर्मी काफी बुरी तरीके से हार रही थी जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से, और इन्होंने काफी सारे लोगों को खोया, 7 मिलियन कैजुअलिटीज, मतलब इतने लोगों ने अपना घायल हुए। और 1914 तक जर्मन फोर्सेस ने यूक्रेन, बाल्टिक स्टेट्स, इन सब को जीत लिया था, और रशियन आर्मी वापस पीछे की तरफ आ रही थी, क्योंकि इन्हें पता था लड़ नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजों को ध्वस्त करते हुए सब खेत वाले
अनाज सब जलाते हुए, बिल्डिंग्स को तोड़ते वापस आ रहे थे, कि जिससे कि जर्मन सेनाएं जब आगे आए तो इन्हें वहां रहने का ठिकाना ना मिले। इसको स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी बोलते हैं। और बहुत सारे इन सब इलाकों से लोगों को लाया जा रहा था। जो रशियन लोग रहते हैं यहाँ इन सब इलाकों में, वो लोग प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाएंगे जर्मनी के, तो इन लोग को पीछे लाया जा रहा था। और तो ये सब थे जर्मन, मतलब ये रशियन इलाकों में, मेन शहरों में और रशियन सिटीज में ऐसे 3 मिलियन से ज्यादा रिफ्यूजी हो गए थे। और ये सब चीजें हो रही थी, और इन सब के बीच में फूड शॉर्टेज भी हो रहा था, और बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतें यहाँ पे हो गई थी। कुछ इंडस्ट्रीज थी जो कि ढंग से काम कर रही थी, और बाकी सब सामान आ नहीं रहा था क्योंकि कट ऑफ हो रखे थे बाकी सब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से ये लोग, और सिविलियन गुड्स, ठीक है। तो ये लेबर शॉर्टेज होने लगी, चीजों की कमी होने लगी, और इन सब के चलते नाराजगी बढ़ती गई राजशाही वर्ग से। तो ये चीज क्लियर था कि ये वॉर जो था बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हो गई थी रशियन सोसाइटी के लिए, और पर्टिकुलरली फॉर द नोबिलिटी, राजशाही वर्ग के लिए, क्योंकि लोग राजशाही वर्ग से बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे। यहीं पे सवाल भी उठाए जा रहे थे जार निकोलस पे, इनकी सैन्य क्षमता पे, कि ये कितने काबिल हैं कि अपना साम्राज्य डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं। और यही इसी टाइम के आसपास, जब 1940s के बाद से ही जार निकोलस ने ये वर्ल्ड वॉर 1 में सारी जिम्मेदारी खुद संभाली थी, कि जहां पे भी जितने भी मिलिट्री कमांड्स होंगे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मिलिट्री अफेयर्स ये कंट्रोल करेंगे जार निकोलस। तो अब जब जार निकोलस, रशिया इतने बुरे हाल में है, हार रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जार निकोलस पे सवाल उठते हैं कि आप कैसा, आपका ये लीडरशिप कैसी थी कि इतने बुरे हाल हो रहे हैं रशिया के। और इसी टाइम के आसपास जब 3-4 साल ये बाहर थे वॉर के लिए, तो इसी टाइम के आसपास यहाँ पे रशियन रॉयल फैमिली जो थी, इसमें एंट्री होती है रास्पुतिन की। तो हुआ ये था कि इनके जो बेटे थे, जार निकोलस के बेटे, इनको काफी बीमारी हो गई थी किसी तरह की, और वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो अब क्योंकि जो लाचार हैं, इनको कोई आदमी कोई भी आइडिया बताता है तो एक बार को ट्राई करते हैं। तो एक किसी ने इनको रास्पुतिन के बारे में बताया कि ये बहुत फिलोसॉफिकल बातें करते थे रास्पुतिन, और इनके बारे में कई लोग का ये कहना था कि इनके पास जादुई कैपेबिलिटीज हैं, कि ये लोगों को सही कर सकते हैं, रोगों को खत्म कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनके पास गए और थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ बेटे को, बेटे की तबीयत थोड़ी सी सही रहने लगी, तो इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया इनके फैमिली में, रास्पुतिन का। और क्योंकि काफी चार्मिंग पर्सनालिटी के थे, और इसी टाइम, हाँ, बातों से, हरकतों से, ठीक है, लोगों को अपनी तरफ कर लेना और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनकी पावर बढ़ती चली गई। पावर जब इनकी बढ़ती चली गई तो बाकी सारे नोबल्स इनसे नाराज रहने लगे, और बदनामी होने लग गई ये रशियन परिवार की, कि ये क्या है। कई लोग कहने लगे इनका चक्कर चल रहा है रानी के साथ, और ऐसा ऐसा, तब सब तमाम तरह की बातें। और ये बात है, जब लोग राजशाही वर्ग से थोड़ा सा नाराज होते हैं तो ऐसी अफवाहें भी बहुत ज्यादा जोर पकड़ लेती हैं। क्या सच है क्या नहीं वो तो भगवान ही जाने, लेकिन इन सब के चलते इन पे एक धब्बा लगता चला गया रशियन रॉयल फैमिली पे। जार का मतलब होता है राजा, जारीना का मतलब होता है रानी, ठीक है। तो जार निकोलस, वो जार नाम नहीं है, वो जार राजा के सेंस में है, इनका नाम निकोलस। तो ये सब चीजें चल रही थी, और यहां तक आते आते अब वर्ल्ड वॉर 1 के इतने बुरे हाल हो रखे थे कि कोई रिपेयर वर्क नहीं हो पा रहा है, हाल बहुत ज्यादा बुरे हैं। तो रेलवे लाइंस टूटने लग गई, सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ पा रहा है, लोग इस तरीके से लाइनें लगने लगी खाने के लिए, और खाने की बहुत कमी हो रही है, और इतना लोग मर चुके हैं इन पेट्रोग्राड, ठीक है। अभी तक सब क्लियर है। इन सब बैकड्रॉप में अब यहाँ पे होता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्राड में। तो विंटर ऑफ 1917, तो वर्ल्ड वॉर 1 चलते हुए 3 साल हो चुके हैं, रशिया के हाल खराब हो चुके हैं, और यहां तक आते आते कह लीजिए हालात बहुत बुरे हो रखे थे। तो यहाँ पे हम लोगों की नाराजगी देखना शुरू होती है। लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा इशारा करना शुरू कर दिया था राजा को कि हम खुश नहीं हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पेट्रोग्राड का एक मैप है। तो इस तरफ अगर आप देख सकते हैं, एक एक रिवर है जिसका नाम है नीवा। इस नदी के एक तरफ अगर आप देखें तो सब के सब बहुत अच्छे इलाके आपको नजर आएंगे, जो शहर के मेन इलाके हैं, विंटर पैलेस, पार्लियामेंट एक्सेट्रा, ऑफिशियल बिल्डिंग्स।
और दूसरी तरफ अगर आप देखें आउटस्कर्ट्स में, तो ये वर्कर्स जहां रहा करते थे, फैशन, और तो ये फैशनेबल इलाके और काफी वर्कर्स वाले इलाके। तो यहां पे एक पूरा एरिया था जिसको नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट कहते हैं। तो खैर अब 1970s, खाने की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई थी, भूख बहुत, मतलब भुखमरी तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, लेकिन बहुत ज्यादा इस तरीके की दिक्कतें, खाने की कमी, प्राइस राइज, ये सब हो रहा था। ब्रेड राइट्स होने लगे कि कई जगह पे कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग तोड़फोड़ करके लूटने लगे हैं दुकानों को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पब्लिक स्ट्रीट्स पे आ गई। पार्लियामेंट्स जितने भी लोग के दबाव डाल रहे थे जार निकोलस पे कि आप वॉर कम करिए और ये सब करिए, वो सब करिए, और जार इस उम्मीद में थे कि ये जो डूमा है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। जो ले दे के एक कुछ यूनिट था जो कि रिप्रेजेंट करता था पब्लिक को, उसको भी डिसॉल्व करने के बारे में बात की। सेकेंड डूमा क्या, थर्ड डूमा क्या, अब तो और आगे वाली बात है। डूमा तो 1905 से बनने शुरू हुए थे और वहीं पे 2-3 डूमा तभी बन गए थे। तो सोचिए 1917 तक कौन सा वाला डूमा होगा। तो खैर 22 फरवरी यहां पे एक लॉकआउट होता है फैक्ट्री में, और अगले दिन सबके सब जितने वर्कर्स हैं सबके सब ये स्ट्राइक कॉल करते हैं इन सॉलिडारिटी, और सारी औरतें ये भी स्ट्राइक में शामिल होती हैं, और इस दिन को मार्क किया जाता है एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये चीज होती है कि जो भी डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स हैं ये सब के सब आते हैं एट द सेंटर ऑफ द कैपिटल। राजधानी के बीच में इलाका है नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। ये वो इलाका था जहां पे ऐसे विंटर पैलेस और बड़े बड़े जहां राजशाही जहां से काम करती है। तो यहां पे लोग आते थे जितने भी वर्कर्स हैं, और कुछ नहीं करते थे, बस आते थे, टहलते थे, थोड़ी देर बैठते थे इधर उधर, कोई नारेबाजी नहीं, कुछ भी ऐसा भाषणबाजी नहीं, कुछ नहीं, और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बुलाया है, खुद से लोग आए हैं। ये भी बड़ी अजीब बात थी राजशाही वर्ग के लिए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉल करे कि यहां आइए, तो एक बार को आप संदेह से देखें कि यार, और गिरफ्तार करना शुरू करें कि आप ऐसा कर रहे हो। यहां पे कोई किसी ने कॉल नहीं किया, लोग खुद से आने लगे। तो ये जितना पूरा एरिया है, यहाँ विंटर पैलेस और ये पैलेस स्क्वायर, फॉरेन ऑफिस, इस पूरे इलाके के सामने पूरे एरिया में वर्कर्स ऐसे भर जाते थे, और सरकार के कान खड़े हो जाते थे कि यार क्या होने वाला है, कर्फ्यू कॉल कर दिया सरकार ने एक दो बार। तो खैर डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे ये आते थे, थोड़ी देर रहते थे और फिर चले जाते थे। धीमे धीमे करके आते रहते थे और भीड़ पूरा भर जाता था पूरा एरिया। तो फिर से ये लोग आते रहे, इकट्ठा होते रहे, ये सब होता रहा। और ये लोग, सरकार तो इस चीज को देख ही रही थी कि यार इतने सारे लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो सरकार ने बुला ली कैवलरी, घुड़सवार और पुलिस को कि नजर रखे इन पे। तो सब पुलिस लगी है और सारे डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं यहाँ पे। और 25 फरवरी 1917 यहां पे ये चीज होती है कि सरकार सस्पेंड कर देती है डूमा को, और यहां से एक नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाती है और डेमोन्स्ट्रेटर्स को एक तरीके से और एक रीजन मिल जाता है कि डूमा सस्पेंड कर दिया गया। तो डेमोन्स्ट्रेटर्स फिर से 26 तारीख 27 तारीख को फिर से ये पूरा इन्होंने आ गए, और अब जब इनको रोकने की कोशिश करी जा रही है पुलिस के पे, तो यहां पुलिस से थोड़ी बहुत झड़प हुई। तो पुलिस हेडक्वार्टर्स में तोड़फोड़ हुई थोड़ी। अब जब आपने स्टेट पे हाथ डाल दिया कि पुलिस हेडक्वार्टर पे तोड़फोड़ हुई है, पुलिस आप पे भले 10 लाठी मार ले, लेकिन आपने अगर पुलिस पे तोड़फोड़ कर दी तो मतलब फिर आपकी गलती साबित हो जाती। और इसके चलते अब एक्शन दिखने वाला था सरकार की तरफ से। लोग खूब नारेबाजी करना, अब क्योंकि डूमा डिसॉल्व होने के बाद लोगों ने भी अपना ये जो लिहाज कर रहे थे ये लिहाज भी छोड़ दिया। इन्होंने नारेबाजी करना शुरू किया फॉर ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स, डेमोक्रेसी। तो सरकार ने पुलिस वालों को बुला रखा था, और जब ये सब चीजें हुई तो पुलिस वालों को ऑर्डर दिया गया कि लोगों को मारो, पीटो, तितर बितर करो। लेकिन आर्मी और पुलिस ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया कि हम पब्लिक को क्रश नहीं करेंगे। और आर्मी ने भी प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आर्मी वाले भी पूरी तरीके से तंग आ चुके थे। ठीक है, तो रशियन स्टेट यहाँ पावरलेस जैसा होगा अपने इन गुस्साई हुई भीड़ के आगे, गुस्साई पब्लिक के आगे। और इनको
तितर बितर करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब आर्मी इनके साथ हो गई है। और शाम तक आते आते जितने भी सोल्जर्स थे और जितने भी स्ट्राइक करते हुए जितने वर्कर्स थे, इन सब ने अपने अपने सोवियत्स बना लिए। सोवियत का मतलब काउंसिल। जिस बिल्डिंग में डूमा बैठता था उसी बिल्डिंग में इन्होंने इस तरीके से अपने सोवियत्स बना लिए, जिसका नाम दिया गया पेट्रोग्राड सोवियत, कि पेट्रोग्राड इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स माने जाएंगे। अब ये चीजें पता चलती हैं जार निकोलस को। जार निकोलस अपने एडवाइजर्स को बुलाते हैं कि क्या करना चाहिए, और सब लोग जार निकोलस के लिए एक सलाह देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि राज्य में ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनी रहे तो बेटर है कि आप ये राजगद्दी छोड़ दें। तो जार निकोलस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बहुत फजीहत हो चुकी थी, और आर्मी से और उसकी पुलिस से, क्योंकि यही आर्मी और पुलिस ही उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, और आर्मी और पुलिस जिसके पास है उसके ऑर्डर फिर बाकी सब लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आर्मी पुलिस करवा देगी। अब जब आर्मी और पुलिस ही आपके खिलाफ हो जाए तो फिर आपके पास बचा गया, फिर तो आप एक आम आदमी हो गए, क्योंकि आम आदमी में राजा में क्या फर्क है? कोई ऐसा डीएनए का तो फर्क है नहीं, सिर्फ यही फर्क है कि आम आदमी कुछ बोलेगा तो हर कोई इग्नोर कर देगा, राजा कुछ बोलेगा तो पूरी की पूरी आर्मी उसकी बात मानेगी। और जब राजा की बात ही नहीं मान रही, ना आर्मी मान रही, ना पुलिस मान रही, तो राजा का आएगा, फिर तो आम आदमी हो गया वो। तो राजा आम आदमी सिर्फ यही, इसी चीज का तो फर्क है कि राजा वो है जिसकी बात हर कोई माने, आर्मी और पुलिस तो खास तौर पे। तो रशिया का फ्यूचर यहां पे खत्म होती है। ये जो ऑटोक्रेसी है, यहां से शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसको चुना जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। 18 से ऊपर की उम्र के सब लोग वोट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। और पेट्रोग्राड ने लीड किया ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में मोनार्की को खत्म किया गया, ये ऑटोक्रेसी को खत्म किया गया। तो ये था रशियन रेवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इस सेंस में कि ये सब जो हुआ ये सब फरवरी में हुआ। अब फरवरी के बाद कुछ चेंजेस किए गए। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनती है। अब ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनती है फॉर द मीन, दूसरी चीज वॉर खत्म हो, तीसरी चीज कीमतें थोड़ी सी कम हो कि लोग ढंग से खा पी सकें, जी सकें। और ये तीनों ही चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। ना तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वॉर खत्म करी कि हम वॉर में हिस्सा नहीं लेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, राजशाही हटा के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी वो भी वॉर का साथ दे रही है। कीमतें अभी भी कम नहीं हुई और कुछ इलेक्शन अभी भी नहीं हुए। तो फरवरी से लेके चीज शुरू हुई थी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई तक आते आते कह लीजिए 4-5 महीने हो चुके थे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, करीब 6 महीने। अक्टूबर में दोबारा से यहां पे रेवोल्यूशन होता है। और ये जो रेवोल्यूशन होता है, यहां पे पहले राजशाही हटी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई थी, और अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा के आ गए बोल्शेविक्स एंड लेनिन। तो अक्टूबर के बाद से यहां पे बोल्शेविक्स का राज हो गया। ठीक है, ये पूरी तरीके से कू करते हैं यहां पे। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन इसे कहा गया। तो रशियन रेवोल्यूशन एक्चुअली 2 पार्ट्स में है। पहला फरवरी रेवोल्यूशन जहां ऑटोक्रेसी खत्म किया गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आया, एंड फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन जहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट हटा दी गई, बोल्शेविक्स ने राज ले लिया। संतोष पूछते हैं रशिया में अभी डेमोक्रेसी है या नहीं? तो रशिया में अभी डेमोक्रेसी के सेंस में अगर देखें तो डेमोक्रेसी का एक छोटा सा वर्जन है, कि डेमोक्रेसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बस ये कि लोग चुनाव होते हैं टाइम टाइम पे, और जो वन पार्टी सिस्टम रशिया बन चुका था उसी जमाने से मोर और लेस ये अभी भी वन पार्टी सिस्टम में ही है मोर और लेस। और जो उस पार्टी का लीडर बनता है वो प्रेसिडेंट बन गया। अब पिछले तो करीब 20-25 साल से पुतिन ही है, क्योंकि जब वो पावर में आए तो उन्होंने कानून ऐसे बना दिए कि वो 5-5 साल का लेते रहे वो, और एड ऑन कि हम 10 साल के लिए रहेंगे, टाइम खत्म होने वाला है, फिर एक अध्यादेश ले आया कि अगले 5 साल और, फिर अगले 5 साल और अब तो मतलब देख लीजिए कितने लाइफ टाइम के लिए हैं। अब जब इनकी डेथ होगी पुतिन की, तो फिर पार्टी में से फिर चुनाव होगा, फिर कोई इलेक्ट होगा। तो बड़ा अटपटी सी डेमोक्रेसी वहां पे। वहां ये प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है इस सेंस में, अगर चुनाव के सेंस में देखा जाए तो, और टाइम पे इलेक्शन हो रहा है और ऐसा वैसा, तो इस सेंस वाली डेमोक्रेसी तो नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तरीके हैं, ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, नो डाउट।
तो इस वजह से रशिया को हम डेमोक्रेसी में नहीं काउंट करते हैं, प्रॉपर डेमोक्रेसी में। ठीक है, चलिए आज के लिए एंड करते हैं सेशन।